हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रॉप साइंस से संबंधित 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 130 होगा। इसमें पहला हमारा प्रश्न है कि सस्य विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। जेथरो टुल को बोलते हैं, पीटर डे कैसेंजी, निकोलस या डी कंडोले। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो एग्रोनॉमी के फादर ऑफ एग्रोनॉमी है वो कौन है? पीटर डे कैसेंजी। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। पीटर डे कैसेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहा जाता है। और जो खरपतवार विज्ञान के जनक हैं उनको बोलते हैं जेथरो टुल। और जो मृदा विज्ञान के जनक हैं वो हैं डाकू विविचियो। जो पैडोलॉजी ब्रांच है सस्य विज्ञान के, उसके जनक हैं डाकू विवी डाकुचियो। अगला है कि कीट विज्ञान के जनक हैं विलियम किर्बी। एंटोमोलॉजी फादर ऑफ एंटोमोलॉजी हैं विलियम किर्बी। और पादप रोग विज्ञान के हैं एंटोन डी बेरी। प्लांट पैथोलॉजी के हैं एंटोन डी बेरी फादर, और एंटोमोलॉजी के विलियम किर्बी। और सॉइल साइंस के वीवी डाकुचियो हो जाएंगे। और खरपतवार विज्ञान यानी वीड साइंस के हो जाएंगे जेथरो टुल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? कौन सी खरीफ फसल नहीं है? मूंगफली, अलसी, मक्का, धान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो अलसी है गेहूं के साथ बुआई होती है इसके अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें अलसी। ये रबी की फसल हो जाएगी। बाकी सभी खरीफ की फसल हैं। इसमें जैसे धान है, खरीफ की फसलें देखिए, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, अरंडी, अरहर, सनई, जूट, ग्वार इत्यादि। धान के साथ में मक्का होता है, ज्वार, बाजरा। जो धान के समकालीन फसलें हैं वो सभी खरीफ के अंतर्गत आएंगी। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, अरंडी, अरहर, सनई, जूट, ग्वार इत्यादि। रबी जो फसलें जो गेहूं के समकालीन हैं, जैसे गेहूं के साथ टाइम पे जो होता है, चना होता है, सरसों, जई, बरसी, मसूर, मटर, अलसी, आलू, तंबाकू, चुकंदर, ये सभी रबी क्रॉप हो जाएंगी। और जायद जो होता है फरवरी मार्च के टाइम में जो भी फसलें होती हैं, ज़्यादातर इसमें कुकुरबिट्स जो क्रॉप हैं वो सम्मिलित होती हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी, तरबूज, मूंग, कद्दू, तोरई, भिंडी इत्यादि सभी इसमें आ जाते हैं जायद की फसल में। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरसस्यी क्रियाओं का अर्थ क्या होता है? इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशंस का क्या अर्थ होता है? खुरदरा करना, वेलन करना, खतवा नष्ट करना, अनुकूलतम पौधा अनुरक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो इंटर कल्चर ऑपरेशन करते हैं यानी सस्य क्रियाएं करते हैं फसलों के अंतर्गत, उनका मुख्य उद्देश्य होता है वीड्स को निकालना फसल से। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंटर कल्टीवेशन है इंटर कल्चर ऑपरेशन, निराई गुड़ाई उसको बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि डिस्ट्रॉइंग वीड्स एंड अनवांटेड प्लांट्स आर वीड्स टू द क्रॉप। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अंतर सस्यीय क्रियाएं जो इंटर कल्चर ऑपरेशन होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो फसलों के मुख्य फसलों के बीच स्थानों पर सस्य क्रियाएं जैसे निराई गुड़ाई, पलवार लगाना इत्यादि को करते हैं, इससे वीड की समस्या वो खत्म हो जाए। उद्देश्य होता है कि खरपतवारों को नष्ट करें, मृदा में वायु की मात्रा बढ़ाएं और मृदा कटाव को कम करें। अगला प्रश्न है, गन्ना आलू की सह फसल प्रणाली है। गन्ना आलू की सह फसल प्रणाली कौन सी है? शरदकालीन है, जायद की ऋतु, या बसंतकालीन, या वर्षाकालीन। तो गन्ना आलू की जो फसल बोलते हैं सह फसल होती है इंटरक्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर ए शरदकालीन ऋतु की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, पिछली फसल की कटाई के पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुआई कर देना क्या कहलाता है? यानी पूर्ववर्ती खड़ी फसल में ही उसकी कटाई से पूर्व अगेती जो फसल की बुआई कर देना उसको बोलते हैं अविराम खेती या रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग होता है कि खड़ी फसल में अगेती जो फसल बोने वाली है उसकी बुआई कर देते हैं, वही होती है रिले क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। सहफसली खेती होती है, साथ साथ में खेती मिलवा मिक्स करके खेती करते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में खेती करने से के तरीके किस नाम से जाना जाता है? जो एरोपोनिक्स होता है वायु में खेती करना, हाइड्रोपोनिक्स होता है पानी में खेती करना। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। यानी जो पानी में खेती करने का तरीका है या लैंडलेस क्रॉपिंग हो जाएगी, ये हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। पानी में खेती करने अर्थात बिना मृदा के जल में खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इस प्रकार पोषक तत्वों में खेती करना न्यूट्रोपोनिक्स कहलाता है। पोषक तत्वों में खेती करना न्यूट्रोपोनिक्स, पानी में खेती करना हाइड्रोपोनिक्स, एयर में करना एरोपोनिक्स। अगला प्रश्न है, उकठा के प्रभावी नियंत्रण है तो अरहर की सहफसली खेती करनी चाहिए। अरहर का जो उकठा रोग लगता है फ्यूजेरियम उडम के कारण, इसके मैनेजमेंट के लिए हम कौन सी सहफसल उगा सकते हैं? मूंग, उर्द, मक्का, ज्वार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्वार की फसल हम उगा सकते हैं
अरहर के साथ से ऊखा का कंट्रोल रहता है। ऊखा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की जो सहफसली खेती में या इंटरक्रॉपिंग में ज्वार की फसल को सम्मिलित करना, क्योंकि ज्वार की फसल बनने वाला न्यूसिक एसिड धूरिन जो होता है ऊखा को बढ़ने से रोकता है। ज्वार को क्यों उगाते हैं सहफसली में? क्योंकि इससे निकलता है न्यूसिक अम्ल या धूरिन जो ऊखा को बढ़ने से रोकता है। अगला प्रश्न है, वह फसली प्रणाली जिसमें खेतीहर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप से उगाई जाती हैं उसे क्या बोलेंगे? यानी चारा वाली फसलों को और जो खेतीहर फसलें हैं उनके साथ में उगाने को क्या बोलेंगे? सिल्वीकल्चर बोलेंगे, एग्रोफॉरेस्ट्री बोलेंगे, आर्बोरिकल्चर बोलेंगे, ले फार्मिंग बोलेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ले फार्मिंग। यानी वह फसलीय प्रणाली जिसमें खेतीहर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप से उगाई जाती हैं उसे ले फार्मिंग बोलते हैं। ले फार्मिंग होता है वह फसली प्रणाली जिसमें चारागाही फसलों के साथ साथ खेतीहर फसलों को भी उगाते हैं, ले फार्मिंग कहलाते हैं। वनवर्धन यानी वनों की खेती, इसे सिल्वीकल्चर बोलते हैं। एग्रो फॉरेस्ट यानी वृक्ष प्लस फसलों की खेती, वृक्ष संवर्धन होता है वृक्ष प्लस झाड़ियों की खेती। अगला प्रश्न है, फसल चक्र के प्रभावी कारक। फसल चक्र के प्रभावी कारक कौन से हैं? मृदा सिंचाई का प्रबंधन, जलवायु उपरोक्त सभी। तो ये क्रॉप रोटेशन के जो हैं सभी फैक्टर हैं, मृदा सिंचाई का मैनेजमेंट और क्लाइमेट। व्याख्या देखेंगे, फसल चक्र किसी निश्चित क्षेत्रफल एक निश्चित अवधि में फसलों को हेर फेर कर बोना या क्रमिक रूप से खेती करना जिससे फसल की मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, इसे ही क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है फसलों को हेर फेर कर बोना, क्रॉप रोटेशन होता है। अगला प्रश्न है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट अनुबंधित कृषि क्या बोलते हैं उसको? उत्पादक और प्रयोजक कंपनियों के बीच होता है या प्रोड्यूसर और मीडिएटर के बीच में, मीडिएटर कंपनी के बीच में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रोड्यूसर और जो स्पॉन्सर्ड कंपनीज होती है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोड्यूसर और स्पॉन्सर्ड कंपनीज के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार बोना। यानी कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल को बार बार बोना जो होता है वो होता है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार बोना, जैसे गन्ना हर वर्ष उगाना, ये है मोनोक्रॉपिंग। अगर एक होता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब होता है आपका जैसे खेत है तो आप एक वर्ष में सिर्फ एक ही फसल ले रहे हैं, तो हो जाएगा मोनोकल्चर। इसमें आप देख सकते हैं कि मोनोक्रॉपिंग दिया हुआ है कि जब कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाई जाती है तो उसे मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं। एक ही फील्ड पर हर साल गन्ना उगाना ये मोनोक्रॉपिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। और जो सोल क्रॉपिंग होती है, सोल क्रॉपिंग एक ही खेत में किसी निश्चित स्थान पर एक ही प्रकार का फसल उपजाना जो किसी घनत्व पर शुद्ध हो, एकमात्र फसली कृषि कहलाती है। एकमात्र फसली सोल क्रॉपिंग या इसको मोनोकल्चर भी बोलते हैं। तो मतलब एक ही फसल को एक ही भूमि पर एक साल में उपजाना। अगला प्रश्न है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग होता है बहुफसली खेती, एक या दो फसलों के बजाय भूमि का सघन रूप से व्यवहार करके साल भर 3-4 फसलें उगा ले, होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी बहुफसली खेती में एक या दो फसलों के बजाय भूमि का सघन रूप से व्यवहार करके साल भर में 3 या 4 फसलें उगाई जाती हैं। अगला है सर्वाधिक साधारणीकृत प्रणाली, यानी मोस्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो जाएगा लीसा का मतलब लो एनर्जी इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है। लो एनर्जी इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लीसा का फुल फॉर्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना। अगला प्रश्न है कि पादप प्रतिस्पर्धा का वर्ग जिसमें प्रत्येक प्रजाति का उत्पादन उम्मीद से अधिक है। यानी कैटेगरी ऑफ प्लांट कंपटीशन इन विच यील्ड ऑफ ईच स्पीसीज इन ग्रेटर एक्सपेक्टेड इज, उसे क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इनहिबिशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन या कंपटीशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परस्पर सहयोग। पादप प्रतिस्पर्धा का वर्ग जिसमें प्रत्येक प्रजाति का उत्पादन उम्मीद से अधिक होता है वो होती है म्यूचुअल कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। जब दो इंटरक्रॉपिंग फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन उसके शुद्ध फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन से ज़्यादा हो तो उसे क्या बोलेंगे? सिनर्जेटिक क्रॉपिंग बोलेंगे।
सिनर्जेटिक क्रॉपिंग को का मतलब होता है कि अगर दो फसलें हैं जैसे आलू गन्ना, अगर इनको आप अलग अलग उगाएंगे तो उनका प्रोडक्शन कम होगा। अगर इनको दोनों को एक साथ उगाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसे ही सिनर्जेटिक क्रॉपिंग बोलते हैं। और फसलों को परस्पर सहयोग या सिनर्जेटिक, जैसे शुगर केन पोटैटो है या व्हीट मस्टर्ड है, इनको अगर आप साथ में उगाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। यही सिनर्जेटिक क्रॉपिंग है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस प्रणाली का है? मक्का, गेहूं, धान, गेहूं, धान, 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 तिलहन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धान गेहूं। भारत में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है ये धान गेहूं फसल चक्र का है। धान में 6 से 7% प्रोटीन होती है। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मक्का में जीन प्रोटीन होती है। अगला प्रश्न है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पर्यायवाची। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलेंगे? झूमिंग खेती, जैविक खेती, पेरा या बनानी खेती। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो नोन एज झूमिंग खेती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झूमिंग खेती। शिफ्टिंग कल्टीवेशन राइट ऑप्शन हो जाएगा। झूमिंग खेती में ज़्यादातर धान की फसल का यूज होता है। धान, गेहूं, मूंग फसल चक्र की गहनता या फसल चक्र ज्ञात करते हैं। यानी सबसे पहले फसल चक्र सघनता या सघनता कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है फसलों की संख्या बटे वर्ष की संख्या, यानी कि जो कितनी फसलें हैं वो कितने वर्ष में तैयार हो रही हैं गुणे 100। तो धान, गेहूं, जो मूंग हो जाएगी, ये 3 फसलें हैं तो 3 फसलें एक ही वर्ष में हो जाएंगी, तो 3/1 गुणे 100 हो जाएंगे। 300% इसकी सघनता निकल आएगी। ऑप्शन नंबर इसमें 3rd राइट है, डी राइट है, 300%। अगला है कि मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है। टमाटर में जो तना बेधक होता है या फ्रूट बोरर होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? अगर टोमेटो को हम गेंदा के साथ उगाएंगे तो उसका जो बेधक कीट होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, उससे बचाव हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगी टमाटर गेंदा मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जो बेधक कीट होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा से बचाव करने के लिए टमाटर के चारों तरफ पीले लंबे गेंदा लगाए जाते हैं, जिससे हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा अपना अंडा गेंदा के फूलों पर देता है, जिससे एक जो है पैरासिटोइड ट्राइकोग्रामा चिलोनिस के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक भूमि पर एक ही वर्ष में 2 से अधिक फसलें लेना क्या कहलाएगा? एक ही भूमि पर एक ही वर्ष में 2 से अधिक फसलें लेना क्या कहलाएगा? मल्टीपल क्रॉपिंग। एक ही भूमि पर एक ही वर्ष में 2 से अधिक फसलें लेना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है खड़ी फसल में अगली फसल की बुआई कर देना, रिले क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग 2 फसलों को एक में मिक्स करके बोना। मिक्स्ड क्रॉपिंग अलग होता है, मिश्रित खेती अलग होती है। मिश्रित खेती में क्या होता है? खेती के साथ साथ पशुपालन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मिश्रित खेती में पशुपालन जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स regrouped by Kajri the potential cropping system in the cold arid zone of जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नो क्रॉपिंग। अगला प्रश्न है लीसा लो एनर्जी इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किससे संबंधित है? मॉडर्न कृषि, एग्रो फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनलैंड फिन फार्मिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो लीसा है लो एनर्जी इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यह कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें कम लागत लगाकर हम टिकाऊ खेती करते हैं। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो है एग्रो फार्मिंग या सस्टेनेबल फार्मिंग इसको बोल सकते हैं। यह कृषि जो लीसा है यह कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें कम लागत लगाकर हम टिकाऊ खेती करते हैं, जिससे हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे तथा उत्पादन ज़्यादा हो। इसे कृषि के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान आदि में अपनाया जाता है, जिससे सम्मिलित रूप से एग्रो फार्मिंग बोलते हैं। लीसा को एग्रो फार्मिंग बोल सकते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो सस्टेनेबल फार्मिंग बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की फसल कौन सी है? सर्वाधिक यांत्रिकी की फसल, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा जो व्हीट है ट्रेटिकम मिस्टिवम, ये सर्वाधिक यांत्रिकी खेती फसल है। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिक खेती की फसल गेहूं है। यांत्रिकी खेती से तात्पर्य भूमि पर मशीनों के ज़्यादा इस्तेमाल से फसल उत्पादन करना। सबसे ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल होता है गेहूं के प्रोडक्शन में। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में फसल सघनता कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 140%। वर्तमान समय में जो भारत की फसल सघनता है 140% है। वर्तमान में भारत की फसल सघनता 2010 के अनुसार 138 थी। फसल सघनता ज्ञात करने का फार्मूला होता है एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्रफल गुणे बटे शुद्ध कृषि क्षेत्रफल गुणे 100।
फसल सघनता ज्ञात करते हैं, एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्रफल बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणे 100। अगला प्रश्न है, सस्य वैज्ञानिक का कर्तव्य नहीं होता है। सस्य वैज्ञानिक का कर्तव्य क्या नहीं होता है? खेत के अंदर उपयुक्त और अंतिम परिणाम का खोजना। बी है कि विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय करना, फसलों की पैदावार के विभिन्न कारकों को समझाना, या विभिन्न कारकों का समन्वय कर शोध करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वैज्ञानिकों के बीच समन्वय करना। इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न है कि रिसेशन फार्मिंग क्या है? रिसेशन फार्मिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना रिसेशन फार्मिंग कहलाता है। बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल लेना जो है रिसेशन फार्मिंग है। जब बाढ़ के पानी को पूरी तरह से निकाल कर खेती शुरू करते हैं तो उसे रिसेशन फार्मिंग या दियारा फार्मिंग भी कहते हैं। रिसेशन या दियारा फार्मिंग क्या है? बाढ़ का पानी निकाल कर खेत से फिर से पुनः खेती करना रिसेशन फार्मिंग या दियारा फार्मिंग। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड के क्षेत्रों के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र। बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या हो जाएगा? ज्वार, अरहर, परती गेहूँ, तिल, अलसी। ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। बुंदेलखंड के लिए उत्तम जो त्रिवर्षीय फसल चक्र है वो ज्वार, अरहर, परती गेहूँ, तिल, अलसी। अगला है प्रश्न, निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है? कौन सा फसल चक्र मृदा के पोषण स्तर को बढ़ाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट है। मूंगफली, क्योंकि लेग्यूम क्रॉप है, और गेहूं, ये जो है सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, मक्का, आलू, तंबाकू की शस्य सघनता है। मक्का, आलू, तंबाकू 3 फसलें हैं, एक वर्ष में तैयार हो जाएंगे तो 3/1 गुणे 100 फार्मूला डालेंगे तो 300% इसकी फसल सघनता शस्य सघनता निकल आएगी। अगला प्रश्न है, मूंगफली प्लस अरहर गन्ना फसल चक्र की शस्य सघनता कितनी है? मूंगफली, अरहर, गन्ना जो है 3 फसलें हैं, ये 2 वर्ष में तैयार होंगी तो 3/2 गुणे 100 फार्मूला डालेंगे तो 3/2 गुणे 100, तो इसमें 150 राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे शस्य गहनता निकाली गई है। फसल चक्र में फसलों की संख्या 3 हो गई और फसल चक्र के लिए जो वर्ष थे 2 गुणे 100, 150% इसकी शस्य सघनता निकल आई। अगला प्रश्न है, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा का है? तो ये लेटिन वर्ड है। एग्रोनॉमी लेटिन वर्ड है, एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड हो जाएगा। एग्रीकल्चर लेटिन है, एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड है। जिनके लास्ट में वाई लगता है वो सभी ग्रीक वर्ड हैं। इसका कोई राइट ऑप्शन हो जाए, इसमें ग्रीक ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। एग्रोनॉमी ग्रीक हो जाएगा, एग्रीकल्चर लेटिन है, सॉइल भी लेटिन है, एक्सटेंशन वर्ड भी लेटिन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है? ऑप्शन नंबर बी, जो मूंग है इसको अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। निम्नलिखित में से मूंग जो है अंतर्वर्ती फसल है। अंतर्वर्ती फसल का आशय मुख्य फसल के बीच में कम अवधि में तैयार होने वाली कोई फसल लेना जिससे मुख्य फसल का उत्पादन भी प्रभावित ना हो, उसे अंतर्वर्ती फसल बोलते हैं। अंतर्वर्ती फसल के लक्षण क्या होने चाहिए? दूसरी जो मेन क्रॉप है उसको प्रभावित ना करे और ये कम समय में तैयार हो जाए, जैसे मूंग। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। अगला प्रश्न है, कौन से इसमें खरीफ फसलें हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मक्का, तिल, कपास, बाजरा। मक्का है, तिल है, कपास है, बाजरा, जूट, पटसन, ग्वार, मूंग, ढैंचा, ज्वार, धान, मूंगफली, ये सभी खरीफ क्रॉप हो जाएंगे। कपास, मक्का, तिल, बाजरा, जूट, पटसन, ग्वार, मूंग, ढैंचा, ज्वार, धान, मूंगफली, ये सभी खरीफ क्रॉप हैं। अगला प्रश्न है, पौधे के आदर्श प्रारूप की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की। पौधे के आदर्श प्रारूप की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो ये हो जाएंगे CM डोनाल्ड। ऑप्शन नंबर ए है। पौधों के आदर्श रूप की जो अवधारणा है CM डोनाल्ड ने डेवलप की। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पौधे के आदर्श प्रारूप यानी कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोटाइप CM डोनाल्ड द्वारा 1968 में दिया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोटाइप दिया गया 1968 में बाय CM डोनाल्ड। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, धान गन्ना जो है 1 वर्षीय फसल चक्र नहीं है, 2 वर्षीय फसल चक्र हो जाएगा, बाकी सभी 1 वर्षीय हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोई जा सकती है? गेहूं के साथ में हम सरसों ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शुष्क कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी फसल हेरफेर उपयुक्त होती है?
शुष्क भूमि के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तिल चना जो है ये उपयुक्त है। शुष्क भूमि क्षेत्र में रबी में चना एवं खरीफ में तिल उगाना ज़्यादा उचित होगा। तिल को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, वहीं चना भी दलहनी फसल होने के कारण कम पानी में हो जाता है। LER की आवश्यकता होती है, LER की आवश्यकता होती है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होता है LER का पूरा नाम, LER लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। ये इंटरक्रॉपिंग में यूज होता है अंतराशस्य प्रणाली में। LER की आवश्यकता अंतराशस्य प्रणाली में होती है। अगला प्रश्न है, भूमि प्रबंधन प्रणाली जिसमें कृषि एवं वनीय फसलें संयुक्त रूप में एक ही भूमि भाग पर उगाई जाती हैं, यानी भूमि मैनेजमेंट की वह प्रणाली जिसमें कृषि एवं वनीय फसलें संयुक्त रूप में एक ही भूमि पर उगाई जाती हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति। एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति में कृषि एवं वनीय फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। ऐसी भूमि उपयोग प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी जिसमें लाभदायक वृक्षों के साथ साथ विभिन्न ऋतुओं की फसलें उगाई जाती हैं, उसे एग्रो फॉरेस्ट्री की संज्ञा दी गई। ले फार्मिंग होता है मुख्य फसलों के साथ साथ घासों की फसलें उगाना। ले फार्मिंग मुख्य फसलों के साथ साथ चारे वाली या घास की फसलें लेना ले फार्मिंग। एक होता है एले फार्मिंग, यानी बड़े पेड़ों की पंक्तियों के बीच में फसलें उगाना एले फार्मिंग, यानी बड़े जो पेड़ होते हैं बागवानी में उनके बीच में जो पंक्तियां होते हैं उनमें स्पेस में फसलें लेना है, वो होता है एले क्रॉपिंग। एले रिले क्रॉपिंग में अंतर है। रिले क्रॉपिंग होता है कि खड़ी फसल में ही आप अगेती फसल की बुआई कर दें, वो रिले हो जाएगा। एले हो जाएगी कि आप तीव्र वृद्धि करने वाले पेड़ों की जो बीच में खाली स्पेस है उसमें आप क्रॉपिंग फसलें फील्ड क्रॉप लगा दें, वो एले क्रॉपिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। सकल क्षेत्रफल के अंतर्गत कौन आएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल। सकल बोया गया क्षेत्रफल होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है कि कौन सा इसमें तोरिया गेहूं फसल चक्र में तोरिया की बुआई करनी चाहिए। तोरिया गेहूं फसल चक्र में जो है तोरिया की बुआई करते हैं सितंबर के प्रथम पखवाड़े में। तोरिया गेहूं फसल चक्र में तोरिया की बुआई सितंबर के प्रथम पखवाड़े में करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मक्का आलू गन्ना सूरजमुखी की शस्य चक्र गहनता है, यानी शस्य गहनता कितनी है? मक्का आलू गन्ना सूर्यमुखी जो है ये 4 फसलें हो जाएंगी, 2 वर्ष में तैयार होंगी, तो इसमें 4/2 × 100 फार्मूला पड़ेगा, 200% इसकी गहनता निकल आएगी। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। अगला प्रश्न है, ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक वानिकी। जो ग्राम समाज की भूमि है उस पर प्रदूषण को कम करने के लिए वन या फलदार वृक्षों को लगाना सामाजिक वानिकी कहलाता है। अगला प्रश्न है, मक्का तोरिया गेहूं मूंग फसल चक्र को क्या बोलेंगे? तो ये रिले क्रॉपिंग, मक्का तोरिया गेहूं मूंग जो है रिले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा, रिले फसल पद्धति का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, रक्षक फसलें क्या होती हैं या गार्ड फसलें? रक्षक फसलें या गार्ड फसलें जो वे फसलें होती हैं जो मुख्य फसल की रक्षा के उद्देश्य से फसल के चारों ओर बोई जाती हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गन्ना के चारों ओर पटसन लगा देते हैं, इसे गार्ड फसल बोलेंगे। गार्ड फसलें वे हैं जो हमारी मेन क्रॉप की रक्षा करती हैं, इनको चारों ओर लगाया जाता है मेन क्रॉप के। जैसे गन्ना के खेत में ढैंचा अरहर पटसन आदि को चारों तरफ किनारे किनारे बो देते हैं, रक्षक क्रॉप हो जाएंगी। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग खेती क्या है? सिनर्जेटिक खेती गन्ना आलू हो जाएगी, जिसमें मतलब इनको अगर अलग अलग बोएंगे तो कम प्रोडक्शन, अगर इनको साथ में बोएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, इसे सिनर्जेटिक खेती बोलते हैं। देख सकते हैं इसमें सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, 2 फसलों को साथ उगाने पर दोनों फसलों की अलग अलग उपज दोनों फसलों का अलग अलग शुद्ध फसल के रूप में उगाने की अपेक्षा अधिक प्राप्त होती है। जैसे शरदकालीन गन्ना प्लस आलू उगाएंगे तो ज़्यादा दोनों मिलाकर प्रोडक्शन देंगी। अगला प्रश्न है कि मिश्रित कृषि का अर्थ होता है। मिश्रित कृषि का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, एक ऋतु की 2 या 3 फसलों को साथ उगाना मिश्रित कृषि हो जाएगा। एक ऋतु की 2 या 3 फसलें लेना, एक ही ऋतु में 2-3 फसलें लेना मिश्रित खेती। अगला प्रश्न इसमें देख सकते हैं कि व्याख्या दी हुई है, बगैर किसी निश्चित कतार व्यवस्थापन, मतलब कोई इसमें लाइनें नहीं होती हैं, कोई अनुपात नहीं होता है, इसमें 2-3 फसलों के जो बीज को मिक्स करके ऐसे ही छिड़काव मेथड से बुआई कर देते हैं। बगैर किसी निश्चित कतार व्यवस्थापन के एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों का उपजाना या उगाना मिश्रित क्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है,
फसल चक्र सहायक है। फसल चक्र इसमें सहायक उर्वरता बढ़ाने, पैदावार बढ़ाने या रोग नियंत्रण, तो सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हार्वेस्ट इंडेक्स अनुपात होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स अनुपात होता है इकोनॉमिक उपज बटे बायोलॉजिकल उपज। इकोनॉमिक और बायोमास का उपज जो हो जाएगा हार्वेस्ट इंडेक्स हो जाएगा। हार्वेस्ट इंडेक्स का फार्मूला होता है या फसल सूचकांक इसको बोलते हैं, आर्थिक उत्पादन था कुल जैविक उत्पादन का अनुपात। हार्वेस्ट इंडेक्स हो जाएगा इकोनॉमिक यील्ड बटे बायोलॉजिकल यील्ड गुणे 100, यानी आर्थिक उत्पादन बटे जैविक उत्पादन गुणे 100 फसल सूचकांक या हार्वेस्ट इंडेक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चरी, बरसीम, धान, मटर फसल चक्र चलाने के लिए उगा के खेतों की आवश्यकता होगी, तो 2। चरी, बरसीम, धान, मटर फसल चक्र लगाने के लिए कितने खेतों की आवश्यकता होगी? 2। अगला प्रश्न है अरहर मूंग एक उदाहरण है। अरहर मूंग जो है एक अंतर फसली का उदाहरण है, इंटरक्रॉपिंग इसको बोलेंगे। और शरदकालीन गन्ना, आलू ये होता है सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण। हार्वेस्ट इंडेक्स नाम किसने दिया था? जो हार्वेस्ट इंडेक्स नाम है उसको दिया था डोनाल्ड ने। अगला प्रश्न है फसल चक्र की सलाह दी जाती है मृदा जनित रोगों के मैनेजमेंट में। जो फसल चक्र की सलाह दी जाती है सॉइल जो बोर्न डिजीज होते हैं उनके मैनेजमेंट में। अगला प्रश्न है धान गन्ना पेड़े की सस्य घनता होती है, तो धान गन्ना पेड़े की सस्य घनता हो जाएगी 100%। जो इसमें फसल चक्रों की संख्या हो जाएगी, धान है, गन्ना है और उसकी पेड़ी है, तो 3 फसलें हो जाएंगी एक वर्ष में गुणे 100, तो इसमें 100% सघनता निकल आएगी। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली। भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली है ये पीजेंट यानी किसानी खेती, सहकारी खेती, सामूहिक खेती। तो इसमें जो किसान खेती है सबसे ज़्यादा प्रचलित है इंडिया में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, टच स्क्रीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कीबोर्ड है इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है निम्नलिखित में से गेम खेलने में। जो कीबोर्ड है क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है माउस है, मेमोरी है, सीपीयू है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो ये इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? जो पहला कंप्यूटर माउस है उसको बनाया था ऑप्शन नंबर ए राइट है डगलस एंजलबर्ट। पहला जो माउस था वो डगलस एंजलबर्ट के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? जो कंप्यूटर का माउस है उसका आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट ने। पहला कंप्यूटर माउस जो है डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था, और इसमें भी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है? स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, इनपुट। तो कौन सी इसमें कंप्यूटर माउस हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इनपुट डिवाइस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की इनपुट इकाई है? प्रिंटर, माउस, प्लॉटर, मॉनिटर। तो जो माउस है इनपुट इकाई, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर ये सभी आउटपुट यूनिट्स हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? किसमें हम जायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, टेलीफोन, टेलीविजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर माउस में हम जायरोस्कोप का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के जायरोस्कोप सिद्धांत का यूज नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर माउस में होता है, स्मार्टफोन में भी होता है, रेसिंग कार में भी जायरोस्कोप के प्रिंसिपल का यूज होता है। लेकिन जो इंजेक्ट प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, इसमें जायरोस्कोप के प्रिंसिपल का यूज नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। वह उस समय यह बना था। जो माउस की बॉडी थी 40 वर्ष पहले किस चीज़ की बनी थी? एल्युमिनियम, इस्पात, प्लास्टिक, लकड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी जो लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई वह लकड़ी की सर्वप्रथम बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है? तो अभी बताया था जो माउस है वो इनपुट डिवाइस भी है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है। अगला प्रश्न है, स्क्रीन की किसी मद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन है तो प्रयुक्त पद, यानी जो कोई आइकन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्लिक बोलेंगे, डबल क्लिक बोलेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे, राइट क्लिक बोलेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। स्क्रीन की किसी मद को या ऑब्जेक्ट को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयोग करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। अगला प्रश्न है, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ड्रैगिंग। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को ड्रैगिंग बोलते हैं। ड्रैगिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा माउस का प्रयोग करके किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ड्रैगिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा माउस का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय किसके? माउस, ट्रैकबॉल, टचपैड, पॉइंटिंग स्टिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माउस। माउस जो है ये पेरिफेरल डिवाइस है, जबकि कंप्यूटर में बनी हुई जो होती हैं पॉइंटिंग डिवाइस वो टचपैड, ट्रैकबॉल व पॉइंटिंग स्टिक हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, इसका हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। टचपैड, ट्रैकबॉल एक पॉइंटिंग स्टिक है जो उंगली के संपर्क का पता लगा सकते हैं। यह एक स्थिर इशारा उपकरण है जो आमतौर पर लैपटॉप में प्रयोग किया जाता है। माउस एक पेरिफेरल डिवाइस है जो एक केबल के माध्यम से जुड़ा होता है, जबकि टचपैड या ट्रैकबॉल लैपटॉप में बिल्ट इन रहते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस को क्लिक किया जाता है। किसी भी शब्द को सिलेक्ट करना है तो माउस को एक बार क्लिक करेंगे, 2 बार, 4 बार, 3 बार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 बार। शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस को हम 2 बार क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक। अगर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाना है तो क्या करेंगे? ड्रैगिंग करेंगे, ड्रॉपिंग करेंगे, लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक माउस में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए माउस में हम राइट क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर प्रयोग करते हैं माउस, आइकन, कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माउस। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर हम माउस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। अगर माउस को 2 बार क्लिक करेंगे तो सूचना कहाँ जाएगी? डॉक्यूमेंट में, वीडियो कार्ड में, सीपीयू में, हार्ड ड्राइव में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माउस को 2 बार क्लिक करने पर जो सूचना है इंफॉर्मेशन सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में चली जाती है। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा उसे क्या बोलेंगे? डिलीट, कर्सर, एरो, रिटर्न, उसको बोलते हैं कर्सर। स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा उसे कर्सर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को मदद से घुमाया जाता है। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी सहायता से घुमाते हैं? माउस, स्पेस बार, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को माउस की मदद से घुमाया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या बोलेंगे? माउस, हैंड, लोगो, कर्सर। तो इसको बोलते हैं कर्सर। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ब्लिंकिंग सिंबल कर्सर कहलाता है, कर्सर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? स्कैनर, स्पीकर, प्रिंटर, सीडी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है, बाकी स्पीकर, प्रिंटर, सीडी ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा सूचनाओं को सीपीयू तक भेजा जाता है।
CD एक स्टोरेज डिवाइस हो जाएगी, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर क्या स्कैन करेगा? पिक्चर को, टेक्स्ट को, पिक्चर टेक्स्ट दोनों को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है, वो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर लेता है और डिस्प्ले रूम में कंप्यूटर को उपलब्ध करा देता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि जो स्कैनर है एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग टेक्स्ट व पिक्चर आदि को कंप्यूटर में स्कैन करके डालने के लिए किया जाता है। स्कैनर का बेसिक कार्य है डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करना। स्कैनर जो है डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज की जाने वाली इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज की जाने वाली इनपुट डिवाइस प्रिंटर, माउस, टचपैड, कीबोर्ड, स्कैनर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला जो इनपुट डिवाइस है वो स्कैनर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग्स और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? डिजिटलाइजर, मॉडेम, कीबोर्ड, स्कैनर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो स्कैनर है किसी भी टेक्स्ट, ड्राइंग, फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? प्रिंटर, वेबकैम, स्कैनर, माउस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। वेबकैम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो एक आवश्यक डिवाइस है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तकनीक है जिसकी सहायता से दो या दो से अधिक दूरस्थ स्थानों पर स्थित व्यक्ति आपस में दृश्य श्रव्य संचार स्थापित करते हैं। इसमें नेटवर्क तथा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयुक्त कैमरे को वेबकैम कहा जाता है जबकि माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेबकास्ट में किया जाता है उसे बोलते हैं वेबकैम। यानी एक प्रकार के कैमरे जो हमारे फ़ोन या कंप्यूटर में लगे होते हैं जिनका उपयोग हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, लाइव वेबकास्टिंग में करते हैं उसे वेबकैम बोलते हैं। अगला प्रश्न है जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाता उनकी सहायता निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जो होता है वो सहायता करता है जो लोग अपने हाथों का यूज नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? बैंकिंग क्षेत्र में MICR का यूज होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं इसको। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका मुख्य कार्य होता है बैंकों में चेकों के तेजी से प्रोसेसिंग करने के लिए चेकों की जांच करता है MICR। अगला प्रश्न है इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? इनमें से कौन जो है उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? बैंक, किताब छपाई, फुटवियर डिजाइन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैंक। MICR का प्राथमिक उपयोगकर्ता जो है बैंक है। अगला प्रश्न है MICR स्टैंड फॉर। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है चेक्स के तीव्र कार्य संपादन के लिए बैंकिंग या अन्य वित्त उद्योगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी MICR हो जाएगी चेकों की प्रोसेसिंग के लिए, जांच के लिए। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो OMR होता है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो कापियां होती हैं, अन्य सर्वे के डाटा होता है उनकी जांच में यूज होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर अगर प्रश्न आ जाए प्रतियोगी परीक्षाओं की जांच में तो क्या यूज करेंगे? OMR यूज हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न है
वह इनपुट डिवाइस है जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में ज़्यादातर यूज हो रही है, बारकोड रीडर बोलते हैं। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से यूज हो रही है, बारकोड रीडर है, जो बार कोडेड डाटा को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। अगला प्रश्न है, उत्पाद लेवल पर डाटा को पढ़ने वाली डिवाइस, जो उत्पाद लेवल होते हैं उस पर डाटा को पढ़ने वाली डिवाइस होती है बारकोड रीडर। अगला प्रश्न है, आईसीआर स्टैंड फॉर, आईसीआर का पूरा नाम हो जाएगा इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आईसीआर स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी उपकरण का प्रयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्लॉटर। प्लॉटर, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो प्लॉटर का उपयोग पेन द्वारा मशीनी गतिविधि से, प्लॉटर का उपयोग पेन द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर का उपयोग पेन द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर का चित्र बनाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। जो ड्रम प्लॉटर है ये आउटपुट डिवाइस है जो पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी आउटपुट युक्त या डिवाइस एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे बोलते हैं प्लॉटर। कौन सी आउटपुट डिवाइस या युक्ति एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए यूज की जाती है, उसे बोलते हैं प्लॉटर। अगला प्रश्न है, डिवाइस जो कंप्यूटर को अपने साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं। अगला प्रश्न है, स्पीच साइनेंथाइजर इज ए पार्ट ऑफ, वाणी संश्लेषक क्या है? आउटपुट यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वाणी संश्लेषक आउटपुट यूनिट है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। स्पीच साइनेंथाइजर आउटपुट डिवाइस का एक भाग है जिसके द्वारा टेक्स्ट मैसेज को वॉइस में बदलकर आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं डाटा देखना या प्रिंट करना, यही ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो संभव बनाते हैं डाटा देखना या प्रिंट करना। अगला प्रश्न है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करेगा, ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इनपुट की प्रोसेसिंग करके डाटा को आउटपुट के रूप में हमें उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा इनपुट करने की अनुमति देंगे, आउटपुट या डिस्प्ले। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रस्तुत करने की। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कंप्यूटर इनपुट देने पर डाटा एकत्र कर उन्हें प्रोसेस करने के बाद उपयोगकर्ता को प्रस्तुत की अनुमति प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। कंप्यूटर का मॉनिटर क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर हो जाएगी आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, स्कैनर, कीबोर्ड सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो HDMI है वो मॉनिटर का प्रकार नहीं है। TFT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, CRT मॉनिटर, ये मॉनिटर के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहते हैं? कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा, VDT यानी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहते हैं? VDT बोलते हैं यानी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स। अगला प्रश्न है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वर्टिकली। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को वर्टिकली मापते हैं।
मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट है, वर्टिकली। अगला प्रश्न है, आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको सीपीयू शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है, समस्या क्या हो सकती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों इसमें राइट है। आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपका सीपीयू आवाज़ दे रहा है लेकिन मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है, तो समस्या क्या है? मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया, यानी जो मॉनिटर वो पीसी से नहीं जुड़ा है, मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया है। ये दोनों प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा उतना क्या पिक्सल उतने अच्छे होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, पिक्सल पास पास हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, डाउट वाला है। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है। वीडीयू का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मॉनिटर जो है प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसें हैं जो अलग से कंप्यूटर में जोड़े जाते हैं। ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़े जाते हैं पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं, जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड आदि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रिंटर जो है पेरिफेरल डिवाइस की पहचान, ये प्रिंटर डिवाइस है। और सीपीयू, एलयू, स्प्रेडशीट सभी कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंट डिवाइस रेजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है? डॉट पर इंच में। जो प्रिंट डिवाइस रेजोल्यूशन होता है उसको डीपी यानी डॉट पर इंच में मापते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां कंप्यूटर सूचनाएं जानकारी अंकित करता है, कागज पर या हार्ड कॉपी पर आउटपुट प्रदर्शित करता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर प्रिंटर। प्रिंटर वह स्थान जहां कंप्यूटर सूचनाएं जानकारी अंकित करेगा या कागज पर या हार्ड कॉपी पर आउटपुट प्रदर्शित करता है, उसे प्रिंटर बोलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का स्रोत है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रेजोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक है? रिजोल्यूशन बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं? ऑप्शन नंबर राइट है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को रिजोल्यूशन बोलते हैं। रिजोल्यूशन को डीपीआई डॉट पर इंच में मापते हैं। अगला प्रश्न है, पिक्सल क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन वाला भाग। पिक्सल क्या है? द स्मॉलेस्ट रिजोल्वेबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर, यानी पिक्चर का सबसे छोटा भाग हो उसे रिजोल्यूशन पिक्सल बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसमें देख सकते हैं आप कि पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्वेबल भाग जो है पिक्सल कहलाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए क्या यूज करेंगे? सीपीएम, आईपीएम, पीपीएम, डब्ल्यूपीएम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अक्षर प्रति मिनट। अक्षर कैपिटल पर मिनट मापते हैं आधुनिक कंप्यूटर की गति को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, डीपीआई दर्शाता है। डीपीआई क्या दर्शाएगा? डॉट पर इंच। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग के संदर्भ में डीपीआई का अर्थ तो अभी बताया आपको, ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसमें डॉट पर इंच होता है डीपीआई। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई। लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी राइट है, पेज पर मिनट। लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई होती है पेज पर मिनट। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जा सकती हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट है, डॉट मैट्रिक्स। किस प्रकार के प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक कॉपीज या प्रतियां निकाली जा सकती हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भी, जो सुपर कंप्यूटर है अति शक्तिशाली होते हैं। अगला प्रश्न है,
सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास जो होती है 64 बिट होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदलता है? कौन सा उपकरण है जो भौतिक छवि को डिजिटल छवि में बदलेगा? ऑप्शन नंबर ए राइट है। जो स्कैनर है वो स्कैन करके भौतिक छवि को डिजिटली कन्वर्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप या सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? इनपुट, डाटा, आउटपुट, क्या बोलेंगे उसको? जो कुछ हम कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट करते हैं उसे हम इनपुट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइसेस बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकें उसे इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होंगे? एक इनपुट डिवाइस, दो इनपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं, बहुत से इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर प्रणाली में बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। कीबोर्ड हो गया, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक, फ्लॉपी, टच स्क्रीन, ड्राइव, बारकोड रीडर, प्रकाशी पेन या लाइट पेन जिसे बोलते हैं, ये सभी इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं? इंफॉर्मेशन और कमांड को कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है, इनपुट डिवाइसेस। इंफॉर्मेशन और कमांड को कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइसेस का यूज होता है। इनपुट डिवाइसेस माउस या कीबोर्ड द्वारा टूल में क्लिक करके कीबोर्ड द्वारा कमांड देकर कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? डेटा कैप्चर, निर्देशों का प्रदर्शन, एनकोडिंग, डेटा संग्रहण। तो निर्देशों का प्रदर्शन जो होता है ये जो है इनपुट चरण नहीं है, आउटपुट चरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है? अधिकांश जो कंप्यूटर होते हैं उनका डिफ़ॉल्ट लेआउट क्वेटरी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? जॉयस्टिक, कोडर, प्लॉटर, प्रिंटर। तो जो जॉयस्टिक है ये जो है इनपुट यंत्र है, बाकी प्लॉटर, प्रिंटर ये सभी जो हो जाएंगे आउटपुट डिवाइसेस हैं। जो बार कोड रीडर होता है वो भी इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की ओर तरफ रिपोर्ट करती है उसे क्या बोलेंगे? माइक्रोफोन, लाइट पेन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। तो जो जॉयस्टिक होती है एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा को सपोर्ट करती है। लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या हैं? लाइट पेन और जॉयस्टिक ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विषम है? ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस, एंटीवायरस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एंटीवायरस जो है विषम है। ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न है, जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक क्या है भी बताया था, इसमें एक छड़ लगी होती है, ये एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइसेस कौन है? माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक ये सभी, इसमें सभी राइट हो जाएंगे। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल ये सभी इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न पर सेट है। डिफ़ॉल्ट रूप से जब माउस पॉइंटर है किस गति पर सेट होता है? मीडियम, स्लो, फास्ट, वेरी फास्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीडियम। डिफ़ॉल्ट रूप से जो माउस पॉइंटर होता है वो मीडियम पर सेट होता है। अगला प्रश्न है, टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है। टच पैड को कौन रिस्पॉन्ड करेगा? लाइट, प्रेशर, क्लिकिंग, उंगलियों के परों से गर्मी एहसास। तो ये हो जाएगा प्रेशर। जैसे हम टच करेंगे प्रेशर पड़ेगा तो इनपुट अंदर किस स्क्रीन पर चला जाता है? सीपीयू के पास। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाए टच पैड जो है प्रेशर को रिस्पॉन्ड करेगा। टच पैड एक कह सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है।
टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक सापेक्ष स्थिति में उपयोगकर्ता की अंगुलियों की गति और स्थिति को अनुवाद कर सकता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा इनपुट यूनिट नहीं है। आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है, ये हो जाएगा इनपुट से रिलेटेड नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है। स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य को पहचानेगी। MICR, OMR, BCR, OCR, तो उसे बोलेंगे OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैनिंग की वह टेक्निक है जो हाथ से लिए पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्यों को पहचानने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है किसका एक उदाहरण है। ये एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, स्कैनिंग की तकनीक या टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाएगी। OMR। स्कैनिंग की तकनीक या टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाएगी। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। फ्लॉपी ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, माइक्रो प्रोसेसर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वो इनपुट डिवाइस नहीं है। फ्लॉपी ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो प्रिंटर जो हो जाएगी आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट उपकरण हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। ये सभी डिजिटल इनपुट उपकरण हैं। डिजिटल कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है। क्वेटरी। अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्वेटरी होता है। इसे पहली बार 1868 में सेल्स एंड लिंडन टाइपराइटर ने डिज़ाइन किया था। सेल्स एंड लिंडन टाइपराइटर ने डिज़ाइन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, वीडियो। तो जो VDU है या वीडियो, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक आउटपुट डिवाइस है। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनपुट युक्त कौन सी है। इनपुट युक्त कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी, माउस जो है इनपुट है, बाकी प्रिंटर, CPU, मॉनिटर, माइक्रो, ये सभी क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है। फ्लैट बेड, सीट बेड, हेड हैंड, ड्रम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्रम जो है ये एक स्कैनर का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, माइक्रोफोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का यूज करेगा, उसे बोलते हैं लाइट पेन। जो लाइट पेन एक है, पहली बात तो एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है। डिजिलॉकर, डिजिटाइजर बोलते हैं इसको।
जो एनालॉग को डिजिटल में बदलेगा उसे डिजिटाइजर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में बदलता है। डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करेगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। जो डाटा कंप्यूटर में जाता है उसे इनपुट कहते हैं और प्रोसेस के बाद जो कंप्यूटर हमें दिखाता है डाटा वो होता है आउटपुट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें विभिन्न क्या है, जो कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस है, जबकि अन्य सभी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। बाहरी हार्ड ड्राइव, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क ये सभी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड का प्रयोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। शब्द और संख्याएं कंप्यूटर में डालने के लिए, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड का प्रकार। कीबोर्ड सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड दोनों प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कीबोर्ड सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड दोनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को क्या बोलते हैं? माउस, पोर्ट, केबल, टर्मिनल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को टर्मिनल बोलते हैं। कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को टर्मिनल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस है। कंप्यूटर टर्मिनल एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को प्रदर्शित करने या प्रिंट करने के लिए होता है। कंप्यूटर टर्मिनल में कीबोर्ड और वीडीयू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइसेस। सबसे ज़्यादा कीबोर्ड का यूज होता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाली इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर भाग क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट है, कीबोर्ड। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर का प्रकार हो जाएगा कीबोर्ड है, ये एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसों में शामिल है। सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है माउस और कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। माउस और कीबोर्ड जो है सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस अभी बताया कि कीबोर्ड है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितनी वर्णमाला की होती हैं? कंप्यूटर की कीबोर्ड में कुल 26 वर्णमाला की होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमाला यानी A to Z कीज होती हैं? वो 26 होती हैं, तथा कीबोर्ड में सामान्यतः कुल 101 की होती हैं। और सामान्यतः कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी की होती हैं? 101। कीबोर्ड में पाए जाने वाली की के प्रकार अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, फंक्शन की होती हैं, स्पेशल कीज होती हैं। सामान्यतः कंप्यूटर में कितनी कीज होती हैं? 101। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है, जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट है, कैरेक्टर। कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाएगा? कैरेक्टर, जिसे कंप्यूटर में आप टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है? यूपी के जो गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं?
ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा दसार नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में जो है लाल मृदाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र। चना उत्पादन सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी क्षेत्र, मध्य मैदान प्रदेश, मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बुंदेलखंड क्षेत्र एरिया है, जहां पर चने का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? यूपी में पान का प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा कह सकते हैं महोबा में होता है। महोबा में पान अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा आमों का सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन स्टेट है वो है यूपी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मैंगो प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज वाली फसलों के नाम उल्लेख करता है? यूपी में सबसे ज़्यादा जो है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, ये जो फसलें हैं महत्व रूप से अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? यूपी में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? ललितपुर, बांदा, महोबा, लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पान अनुसंधान संस्थान जो है बांदा में की गई। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना बांदा में की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कितने शस्य क्षेत्रों में विभाजन किया गया? यूपी को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? 6, 7, 8, 9। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश को 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन था? RSU, बीकानेर, PU, लुधियाना, JBPOT, पन्नागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है JBPUT पंतनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? बरेली, आगरा, लखनऊ, मेरठ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? यूपी में जो कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया? प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो यहाँ लखनऊ है, यहाँ पर कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल क्या है? सूरजमुखी, कुसुम, अलसी, राई तथा सरसों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है वो राई तथा सरसों है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है। यूपी की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मत्स्य पालन, कृषि, कपड़ा, खाद्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृषि। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? अलीगढ़ में, रामपुर, फिरोजाबाद, आगरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगरा में जो है आलू निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती है? ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत की अधिकांश जनसंख्या है जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करेगी? प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से सभी समान रूप से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो प्राइमरी क्षेत्र हैं इन पर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए निर्भर थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला। यूपी में सबसे ज़्यादा अफीम प्रोडक्शन करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बाराबंकी, एटा, इटावा, बदायूं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बाराबंकी है ये अफीम का सर्वाधिक कह सकते हैं प्रोडक्शन करता है। गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री है। अगला प्रश्न है, किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है? जलाक्रांति की आवश्यकता किसकी खेती के लिए होगी? गेहूं, चाय, चावल, कॉफ़ी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए जो धान है ओराइजा सटाइवा, इसके लिए जलक्रांति की हमें आवश्यकता पड़ती है इसकी खेती के लिए। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर बोलते हैं, ह्यूमस, क्रिस्टली, बांगर। तो इसको बोलते हैं रेगुर। काली मिट्टी जो कपास के लिए उपयुक्त रहती है ये इसको रेगुर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र। यूपी का जो प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र क्या है? सरयू तथा घाघरा दोआब,
बी गंगा घाघरा दोआब विंध्य क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र है, ये जूट उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? जूट की खेती, धान की खेती, कपास खेती, गेहूं की खेती के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो काली मिट्टी है ये कॉटन की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? गोल्डन राइस विटामिन ए का है, बी कार्बोनिक अम्ल के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो गोल्डन राइस है उसको इंगोपोट्राइकस ने डेवलप किया जो है इसमें, हाँ, जो विटामिन ए है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करता है? यूपी है किसका प्रोडक्शन नहीं करता है? इसमें पूछा गया फूल, गेहूं, आलू, गन्ना। तो इन तीनों का करता है, लेकिन जो फ्लावर प्रोडक्शन है इसमें जो है दक्षिण भारत के स्टेट है कर्नाटक, तमिलनाडु, बेंगलोर, इनका स्थान है। यूपी का इसमें प्रमुख स्थान या योगदान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यूपी में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? महोबा में है, अलीगंज में है, खुशबूबाग में है, बाबूगढ़ में है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बाबूगढ़ जो है यहाँ पर आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? वाराणसी, प्रतापगढ़, मेरठ, लखनऊ, इसे बोलते हैं मलिहाबाद क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो दशहरी आम है वो मलिहाबाद लखनऊ का फेमस है और लंगड़ा आम जो है वाराणसी का फेमस है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है मक्का, तोरिया, गेहूं, बी है कपास, गेहूं, मूंग, सी है धान, गन्ना, गेहूं, डी है मक्का, आलू, गेहूं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो क्षेत्र फसल चक्र है वो मक्का, तोरिया, गेहूं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मक्का, तोरिया, गेहूं पूर्वी यूपी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कह सकते हैं, क्रॉप रोटेशन है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि है तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब प्रारंभ हुआ? जो मिल्क प्रोडक्शन के इंक्रीजमेंट के लिए यूपी में जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया उसका जो पहला चरण था 1970 यानी 1970 में स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक कार्यरत है? यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में पशु चारा बैंक कार्यरत है? झांसी, जननगर, गोरखपुर, अमेठी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झांसी जो है, झांसी में पशु चारा बैंक कार्यरत है। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं? बोरलांग जी है, स्वामीनाथन है, विलियम ग्रैंड है, एमएस क्रिव हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक हैं वो नाइमी बोरलांग जी हैं और भारत में एमएस स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। वर्ल्ड में नाइमी बोरलांग है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? काटन, मक्का, सरसों, मूंगफली। जो सरसों है ये रबी की खरीफ है फसल है, बाकी जो मूंगफली, कपास, काटन ये सभी खरीफ की हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक अधिक थी? 2011 की जनगणना के अनुसार किस उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? लखनऊ की, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो प्रयागराज है, इसकी जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? जनसंख्या के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग? तो यूपी पहला स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है, यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक है निम्नलिखित में से। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मिलियन शहर कौन सा नहीं? आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए जो मुरादाबाद है 2011 के अकॉर्डिंग मिलियन शहर नहीं है, बाकी प्रयागराज, आगरा, मेरठ ये सभी मिलियन शहर में हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत के किस स्टेट में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, यूपी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूपी। यूपी में सर्वाधिक 80 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या सबसे कम थी? यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या सबसे कम थी 2011 के अकॉर्डिंग?
चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो महोबा क्षेत्र है, यहाँ की जनसंख्या सबसे कम थी 2011 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? यूपी की महिला साक्षरता दर क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 57.2% 2011 के अकॉर्डिंग यूपी की महिला साक्षरता दर थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? यूपी के मतलब इसमें निम्नलिखित डिस्ट्रिक्ट में से किसकी जन साक्षरता दर सबसे कम थी? बुलंदशहर, श्रावस्ती, उन्नाव, कुशीनगर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। श्रावस्ती की जो साक्षरता दर थी 2011 के अकॉर्डिंग सबसे कम थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद में जनघनत्व सर्वाधिक था? जनघनत्व किसका सर्वाधिक था? प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। जो गाजियाबाद है 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक थी, और गौतम बुद्ध नगर का जो कह सकते हैं साक्षरता दर सर्वाधिक थी, और सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।